मेरा नाम है चौहान पूजा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पैशन पर। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जिन लोगों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा हर्डल है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो मैंने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स फैच करने में हेल्प करती हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, जो कि हैं पैसेज को कैसे सॉल्व करें और पोएम के स्टांजास को किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करें। किसी की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि उनकी वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, सेकेंड लैंग्वेज होती है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि मैंने वन बाय वन बहुत ही आसान तरीके से पैसेज को और पोएम के स्टैंडर्ड्स को कैसे सॉल्व करना है और 10 नंबर अपने पक्के करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये 2024 का पेपर है जुलाई का, जो मैंने जुलाई में दिया था सीटेट का पेपर। तो इसके थ्रू हम समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको कैसे पैसेज और पोएम से डील करना है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंग्लिश में 2 तरीके की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है। पहली है ये पैसेज वाली, दूसरा है ये पोएम वाला कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं पैसेज में और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पोएम में। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं कि सबसे पहले जब आप कोई भी पैसेज देखते हो तो उसमें आप क्वेश्चंस को रीड करें। क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को लिखा गया है, क्या पूछा गया है, और उसके बाद लाइन बाय पैसेज को पढ़ें एंड समझने की कोशिश करें कि वो किस चीज़ के बारे में है। जैसा कि मैंने कहा कि हमको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि द मीटियोर एक्सप्लोजन इन 2013 इन रसिया वॉज वॉच्ड बाय पीपल। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि ये पैसेज से डायरेक्ट आया है, इसमें कोई ग्रामर या फिर एंटोनिम सिनोनिम कुछ भी नहीं पूछा है। तो अगर आपने पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे लोगे। चलो तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर एरोनियस। ठीक है, एरोनियस क्या होता है, एरर समझ में आता है ना आपको। एरर कभी भी आप कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ मतलब सफरिंग होती है तो वहाँ पे लिख के आता है कि नेटवर्क एरर आ रहा है, तो यानी कि एरर यानी कि गलती आ रही है। एरोनियस क्या क्या मतलब होता है कि जो गलतियों से भरा हुआ हो, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि उसका हमको एंटोनिम देना है फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इनकरेक्ट, सॉरी इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का क्या मतलब होता है, अक्योर यानी बिल्कुल करेक्ट, इनएक्यूरेट क्या होता है, बिल्कुल गलत, यानी ये तो इसका सिनोनिम हो गया, समानार्थी हो गया, है ना। इनवैलिड भी इसका फिर से क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। और सरप्राइजिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वर्ड है कि फॉल्टलेस। तो फॉल्टलेस का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई गलती ना हो, पर हमको क्या पूछा है कि गलतियों से भरा हुआ, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सिनोनिम और एंटोनिम कैसे करने। और यहाँ से भी अगर आप समझ नहीं पाते हो ना कि ये एरोनियस वर्ड क्या है, तो ये इसकी जगह कोई भी और वर्ड आया हो, तो जब आप यहाँ पे ये पैसेज पढ़ते हो तो फाइंड दिस वर्ड कि ये वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो आप जब वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो थोड़ी बहुत ना अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है कि उस चीज़ का क्या मतलब होता है। ये लास्ट वाला पैरा के देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, न्यूज़ ट्रैवल्स फास्ट ऑन सोशल मीडिया बट फॉल्स स्टोरी स्प्रेड जस्ट क्विकली, कि यानी कि जो फॉल्स स्टोरीज होती है ना वो बहुत जल्दी क्विकली स्प्रेड होती हैं, है ना। तो सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर एरोनियस होते हैं, अदर्स आर डेलिब्रेट हॉक्सेस होते हैं। अब अगर आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे कि एरोनियस तो समझ जाओगे, लेकिन हॉक्स का क्या मतलब होता है ना। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट में समझो कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो झूठी बातें हैं, झूठी स्टोरीज हैं, वो जल्दी फैल जाती हैं, जल्दी से पॉपुलर हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सम दीज फैक्ट्स आर एरोनियस होते हैं, जो गलतियों से भरे होते हैं, एंड अदर आर डेलिब्रेट, जानबूझकर बोले गए झूठ होते हैं, है ना, फॉल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाई शुड वी नॉट टेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया लाइटली। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये पैसेज से डायरेक्ट लिख दिया गया है कि क्यों हमें मीडिया को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर किया है कि दे कैन चेंज आवर लाइव्स फॉर बेटर, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे और पैसेज भी अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू
सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे नॉट टेक पे अंडरलाइन किया है। मैंने क्यों किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बार जब मैं घर पे पेपर लगाती थी तो कई बार ऐसा होता था कि मैं नोट नहीं देखती थी और उसकी वजह से सॉल्व करने के बावजूद भी मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। तो जब भी आप पेपर देने जाए ना, तो अपनी जो ब्लू पेन, जो भी पेन है आपकी, उससे नोट जैसी चीज़ को ना सबसे पहले हाईलाइट करें। जब आप क्वेश्चंस पहले स्टेप में रीड करते हैं ना, तो नोट जहाँ भी लिखा है उसको सबसे पहले हाईलाइट करें, सो दैट उसके बाद आप जो भी फाइंडिंग करें, जो भी उस चीज़ को सॉल्व करने में समय लगाएं, तो वो सही उत्तर दे। तो बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है चौथा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एज मेंशन्ड इन पैरा 1 इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी है कि आपको पैसेज को ढंग से पढ़ना है, कौन सी चीज़ पहले हुई है वो आपको सीक्वेंस के हिसाब से लगानी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना, कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो पैसेज में अवेलेबल हैं, लाइंस हैं वो पैसेज से ली गई हैं। तो इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, आपने पैसेज ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जो एनालॉगी वाले होते हैं, उनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे तो ये गलत हो सकता है क्वेश्चन। ड्रामा कैसा होता है कि एक्साइटिंग होता है, तो यहाँ पे हॉक्स कैसा होता है वो आपको बताना है ना। उसकी क्वालिटी यहाँ पे बतानी है आपको, जैसे कि ड्रामा की क्वालिटी आपको यहाँ बताई है ना, ऐसे आपको हॉक्स की क्वालिटी बतानी है। 9th हम जब पढ़ रहे थे कि सम दीज फैक्ट्स आर एरोनियस, अदर आर डेलिब्रेट हॉक्सेस, है ना। तो मैंने आपको बताया था डेलिब्रेट हॉक्सेस का मतलब होता है जानबूझकर जो झूठ बोले जाते हैं। तो हमको इतना तो पता है कि हॉक्स का मतलब झूठ बोलना है। तो मीडिया पोस्ट रॉन्ग है ना। फिर एग्जाम्पल भी रॉन्ग है क्योंकि वो उसकी क्वालिटी नहीं क्वालिफाई कर रहा है ना। फिर एक्सक्यूज़ क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं, मतलब एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि एक्सक्यूज़ यानी झूठ थोड़ी होता है। तो यहाँ पर जो बचता है वो डिसेप्शन बचता है। हाँ, मैं मानती हूँ। इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, थ्रू एलिमिनेटिंग टेक्निक होती है ना, एलिमिनेशन वाली। तो इनको आपने एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, तो कौन सा बचा, ये बचा, है ना। तो उस टाइम पे मुझे भी सच में नहीं पता था कि डिसेप्शन का मतलब ये होता है, लेकिन मैंने एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट किया था। आफ्टर दैट कम्स टू दी सी दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम पैसेज, तो मैं इसको स्किप करती हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आपने ढंग से पढ़े होंगे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बता पाओगे कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा जो पार्ट है वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो जब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, बट सोशल मीडिया कैन चेंज आवर लाइव्स फॉर बेटर। सोशल मीडिया हमारी लाइफ जो है, ज़िंदगी को अच्छे के लिए, बेटर के लिए बदल सकती है, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ कि वो क्या है। अब लाइव्स देख के ना कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइव्स यानी, तो ये तो वर्ब है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इसको लाइव्स यानी वर्ब होता है। लेकिन जब आप इसको पढ़ो, इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे ना, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब नाउन होता है। क्यों, देखो, बट सोशल मीडिया क्या करती है, चेंज करती है। तो वर्ब तो ये है, किस चीज़ को चेंज करती है, हमारी ज़िंदगी को। किस लिए, फॉर बेटर। ज़िंदगी कैसी होगी, क्वालिटी क्या बता, क्वालिटी हमेशा नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, बेटर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन एंड एडजेक्टिव। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से हम पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो इस तरह से हमें पैसेज करना चाहिए। आई होप आप लोग समझे होंगे। पोएम पे फोकस करते हैं। तो ये हमारी इतनी बड़ी पोएम है ना। इसको देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं, मतलब जिनका इंग्लिश ना रहा हो सब्जेक्ट, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतदायी हो जाता है, क्योंकि पैसेज तो जैसे तैसे करके वो कर लेते हैं, लेकिन पोएम्स थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं। तो लेट्स सी, एंड वन बाय वन मैं आपके डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करूँगी। कई लोग सोचते हैं पोएम हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो। ये पता है 100 से 105 मतलब 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। बहुत इजी होता है, जब अगर आप ये करते हो ना, ये बहुत इजी है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो इसमें भी आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट
रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड द पोएम, है ना, अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने ये रीड किया कि व्हाट डज इट अंडरलाइन वर्ड रेफर टू। यहाँ पे हमें देखना है कि ये इट पे अंडरलाइंड है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये हमें जानना है। इन द लाइन विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, मतलब ये वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, द वर्ड कर्ल्ड मीन्स, ये देखो यहाँ पे मीनिंग आ गई कि कर्ल्ड की क्या मीनिंग होती है। तो हमें कर्ल्ड की मीनिंग भले आती हो, लेकिन हमें इसके थ्रू इसकी मीनिंग देनी है। तो ये जब हम रीड करेंगे ना, तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आएगा। तो कीप दिस इन माइंड कि इट का क्या मतलब हो सकता है, कर्ल्ड का क्या मतलब हो सकता है, ये सब चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है। देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो प्लीज़ डू अंडरलाइन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब, और जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पोएम किस चीज़ के बारे में बात है। द विंड इन द पोएम टॉक्स टू, किससे बात कर रही है। तो जब हम इसे रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा किससे बात कर रही है। ये है मेन क्वेश्चन। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच बताइए फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में। तो लेट्स रीड दिस पोएम। चलिए वन बाय वन रीड करते हैं। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. The wonderful air is over me and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and wills the mills and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with the cities and gardens, the cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great, and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, I whisper. A whisper inside me seemed to say, you are more than earth, though you are such a dot. You can love and think, and earth cannot. तो हम जब पोएम पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें इस तरीके से इनको अलाइन करके इन वर्ड्स को लिखा होता है कि वो हमको एक रिदमिक पैटर्न देती हैं। तो कभी कभी ना अब इस पोएम में तो रिदम नहीं पूछी है, राइम स्कीम नहीं पूछी है, पर फिर भी अगर कभी भी पोएम में सीटेट में राइमिंग स्कीम पूछते हैं क्योंकि आगे पोएम्स में पूछी हुई हैं, तो मैं इसी में बता देती हूँ तो कि हाउ टू फाइंड राइम। ठीक है, देखिए राइमिंग स्कीम को जानना ना बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है, कर्ल्ड लिखा है, तो ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं, कर्ल्ड वर्ल्ड, तो ये हमारा एक जैसे साउंड हो गए। ठीक है, अब इस तरीके के साउंड वाले अगर नीचे होंगे तो उसको हम ए ही नाम देंगे। ठीक है, ब्रेस्ट ड्रेस्ड, देखिए तो यहाँ पे भी एस्ट एस्ट आ रहा है साउंड, तो ये हो गया बी बी। आखिरी का वर्ड देखना है उनका साउंड सेम आ रहा है क्या नीचे की लाइन से, तो हम उसको उसी तरीके से उसका नेम पुट कर देते हैं। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं राइमिंग स्कीम लिख देती हूँ। ठीक है, हमने सारे स्टैंजास देखे, हर एक स्टैंजा में क्या है, सेम ही राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है। सेकेंड अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन था कि इट वॉक्स ऑन द वाटर। अब कौन वॉक्स कर रहा है वाटर पे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। द वंडर एयर इज़ ओवर मी, द वंडरफुल एयर यानी बहुत अच्छी हवा हमारे ऊपर चल रही है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और बहुत अच्छी हवा जो है, एक अद्भुत हवा है जो जो पेड़ है उसे हिला रही है। इट वर्क्स ऑन द वाटर। अब यहाँ पे देखिए हमने पिछली दो लाइन में देखा कि यहाँ पे हवा के बारे में बात हो रही है ना। फिर यहाँ पे हम जब आ जाते हैं कि इट वर्क्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स। अब देख लीजिए विल्स द मिल्स, आपने मिल्स देखी होंगी जो राउंड राउंड घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, कभी आपने देखा हो माउंटेन्स के ऊपर। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इट वॉक्स ऑन द वाटर, की हवा पे पानी पे चलती है। तो कौन चलती है, यहाँ पे हवा की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट वॉक्स ऑन द वाटर। ये किसकी बात हो रही है, रिवर की बात नहीं हो रही है, रिवर नहीं चलती, विंड की बात हो रही है। ठीक है, इन द लाइन विथ वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। अब वंडरफुल वाटर है, अब यहाँ पे दूसरी लाइन थी विद द वंडरफुल वाटर राउंड, सराउंड कर लेना। आर्क क्या होता है, आर्क आधा होता है ना ऐसे, दिस इज आर्क, आर्क, तो ये रॉन्ग हो गया। माउंटेड वैसे ही रॉन्ग है। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है इस तरीके से टर्बुलेंट आते हैं ना, दिस इज टर्बुलेंट, तो ये तो
घेरना नहीं हुआ। तो सराउंडेड, आप देखते हो ना कि सराउंडेड बाय गुड पीपल, है ना, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा सराउंडेड। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द, अब आप ये पूरी पोएम जब पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे दुनिया कितनी खूबसूरत है। देखो पहली लाइन बोलती है ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इतने सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। विथ द वंडरफुल वाटर अराउंड द कर्ल्ड, कि पानी किस तरीके से सराउंडेड है उसमें, एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन द ब्रेस्ट, कि ये जो नेचर, तो पोएम से आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप इतना भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि पोएट जो है वो वर्ल्ड की तारीफ़ कर रहा है, अर्थ की तारीफ़ कर रहा है। बहुत सारे भर भर के एडजेक्टिव्स है ना, किस तरीके से घास उस पे उगी हुई है, पानी उस पे कर्ल कर रहा है ना। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यानी कि दुनिया तुम बहुत अच्छी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है आपने, है ना। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन क्वालिटी भी दे दी, यहाँ पे वर्ल्ड को ह्यूमन क्वालिटी भी दे दी कि आपने अच्छी ड्रेस, अच्छे से रेडी हुए हो। ये आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। इन दिस पोएम पोएट किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, अर्थ को, इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट की कहीं पे बात नहीं हुई है। सेकंड क्या है, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में ही बात नहीं हो रही, पानी के बारे में, नदियों के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो ब्यूटी एंड वास्टनेस ऑफ अर्थ, लाइफ इन द सिटीज़, तो सिटीज़ के बारे में यहाँ पे ऐसी कुछ खास बात हुई नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। द विंड इन द पोएम टॉक्स टू, तो वो अपने आप से बात कर रही है, ये हमको यहाँ पे ये लाइन में पता चल रहा है। देखो, एंड टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, ये वाली पूरी जो लाइन है, ये पूरा पैरा जो है वो एयर के बारे में था, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एयर क्या कर रही है, इट वर्क्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स, घुमाती है मिल्स को, एंड टॉक्स टू इट सेल्फ, खुद से बात करती है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आपको आता होगा तो ही आप बता पाओगे ये वाला आंसर। यहाँ पे आप कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगा सकते। तो लेट्स सी, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ लाइन में हमको क्या जानना है, फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ लाइन में क्या है। तो पहली जो लाइन है, ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एलिट्रेशन लगा हुआ है, या आप जब आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से आता होगा ना तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जो पहला कॉन्सोनेंट अगर रिपीट हो रहा हो साउंड, तो यहाँ पे देखिए ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वाइड ब्यूटीफुल के बाद यहाँ देखो वंडरफुल है, वर्ल्ड है, तो वाइड वंडरफुल वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है। ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या हो रहा है, रेपिटेशन पे आ रहे हैं। अब फोर्थ लाइन देख लेते हैं, वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये वर्ल्ड किस तरीके से रेडी हुई है, बहुत सुंदर ड्रेस में रेडी हुई है, तो ये तो ह्यूमन क्वालिटी हो गई ना, वर्ल्ड कैसे हो सकता है। तो जब भी हम पोएट जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को वो ह्यूमन क्वालिटी देता है ना, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, है ना, पूरा पर्सोनिफिकेशन दिया है, एलिट्रेशन मेटाफर दिया है। देखो मेटाफर नहीं हो सकता, ना ही सिमिली हो सकता है। मेटाफर क्यों नहीं हो सकता, मेटाफर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ना, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। मानती हूँ मेटाफर में लाइक और एज यूज़ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होता है कि वर्ल्ड यू आर, यहाँ पे वो डायरेक्टली बोल रहा है कि आप ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हो, है ना, ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहा है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं मेटाफर में कि कोई दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, जो लाइक और एज हम सिमिली में करते हैं। एट द एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, मतलब कौन से सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है और फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ हो रहा है कौन सी लाइन में, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं इन पे सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगी आपको इजीली समझने के लिए, और सीटेट आपको इजीली क्वालिफाई कर सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और मेरी चैनल को बाहर से साउंड आ रहा है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।